जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल डॉक्टर रजान कोचार साहब। जनरल साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शिवा सर। सर, 2-3 टॉपिक आज डिस्कस करने हैं। पहले तो वेनेज़ुएला। इंडिया अपने आप को ग्लोबल साउथ के लीडर की बड़ी तैयारियां कर रहा है और कह रहा है जनाब कि हम ग्लोबल साउथ की कभी ऑनलाइन डिस्कशंस हो रही हैं और हर डिस्कशन में। लेकिन जब भी ग्लोबल साउथ में कोई बड़ा जुल्म होता है या कोई बात होता है तो इंडिया कह रहा है, कोई स्टेटमेंट नहीं जारी करता। ना इंडिया को कोई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होता है जिससे पता चले कि वाकई वो ग्लोबल साउथ की उसको फिक्र है। मिसाल के तौर पे जो फ़लस्तीन में हुआ, गज़ा शज़ा, वो तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वेनेज़ुएला के अंदर वो भी तो एक आप उसे डेवलपिंग कंट्री कह लें, थर्ड वर्ल्ड का कंट्री कह लें, सैंक्शंस थी, व्हाटएवर जो भी था। तो इंडिया ने कोई स्टेटमेंट उस पे जारी नहीं की। इट इज़ अ फ़ियर ऑफ ट्रम्प। ट्रम्प का खौफ है या कि हालाँकि आपको तो तेल चाहिए, तो तेल तो आप सैंक्शन्ड रशिया से भी लेते हैं। तो ये क्यों इंडिया की स्टेटमेंट इतनी वीक है? बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि इंडिया बड़ा मुल्क होने के नाते उसको थोड़ी तगड़ी स्टेटमेंट देनी चाहिए, एम्बिगुअस स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। या आप समझते हैं कि नहीं, आपका इंटरेस्ट इतने ज़्यादा उस खित्ते में नहीं है, सो यही स्टेटमेंट जो फॉरेन ऑफिस की आई है यही बनती थी? स्टेटमेंट एक तो चिमा जी, एक तो आपने अभी एक अपने ओपनिंग रिमार्क में बोला कि इंडिया की कोई स्टेटमेंट आई नहीं है और अभी आप बोल रहे हो कि एक वीक स्टेटमेंट आई है। तो क्या मैं पोजीशन है आप? मैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो स्टेटमेंट आई है वो कोई स्टेटमेंट नहीं है। वो मतलब ऐसा ही है कि हम बड़े कंसर्न्ड हैं। मतलब कंसर्न क्या होता है? मतलब वो तो कोई स्टेटमेंट ही ना हुई ना। मतलब आप 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन को लीड कर रहे हो, ग्लोबल साउथ के लीडर हो, और आप स्टेटमेंट इस तरह की जारी करें कि वो अगर ना भी जारी की जाए तो गुजारा हो सकता था। मेरा ये उसमें कहने का मकसद। तो पाकिस्तान की क्या स्टेटमेंट आई है? हमारा तो उसमें हम तो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की क्लेम ही नहीं ना करते ना हम नहीं वो नहीं, नो नो, नोबडी इज क्लेमिंग एनी नहीं, आप लीडरशिप ऑफ एनी। कहते हैं ना, इंडिया अक्सर कह रहा होता है। नहीं नहीं, वो तो आपकी इंटरप्रिटेशन है। वी आर नॉट क्लेमिंग एनी लीडरशिप ऑफ एनी global north or global south. We are one of the stakeholders of इस ग्लोबल नॉर्थ, इसको ग्लोबल साउथ। तो हम कोई अपनी लीडरशिप का वहाँ पे कोई दावा नहीं पेश कर रहे हैं। पहली चीज ये है। और दूसरी, आई जस्ट रीड द स्टेटमेंट। Recent developments in Venezuela are a matter of deep concern. We are closely monitoring the evolving situation. We call upon all concerned to address issues peacefully through dialogue, ensuring peace and stability of the region. The Embassy of India in Caracas is in contact with the members of the Indian community and will continue to provide all possible assistance. So basically, वी हैव अ कंसिस्टेंट पोजीशन। हमारे देश की हमेशा एक कंसिस्टेंट पोजीशन रही है। जहां पर भी इस टाइप के एक्शंस हुए हैं, वी वांट देम टू बी रिजॉल्व थ्रू पीसफुल नेगोशिएशंस, रादर देन हम इसमें एक एक वायलेंस या एक मिलिट्री एक्शन हम इसको देखने को पसंद नहीं करेंगे। तो इस टाइप की स्टेटमेंट में मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं है। इट्स अ वेल बैलेंस्ड, वेल थॉट आउट स्टेटमेंट। और जो फॉरेन पॉलिसी में डील करते हैं, देखिए, यू एंड मी आर नो एक्सपर्ट्स ऑन फॉरेन पॉलिसी। द पीपल हु आर डीलिंग विद फॉरेन पॉलिसी हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ इनपुट जो हम लोगों के पास होते नहीं है। तो उस टाइप की इंफॉर्मेशन और इनपुट्स के बाद ही ऐसी स्टेटमेंट्स बैलेंस निकलती हैं। एक नॉन पार्टिसन व्यू हम इसको लेके चलते हैं। देखिए, अभी इसको वेनेजुएला की अगर आप प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे तो देर इज अ अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू एंड देर इज अ वर्ल्ड व्यू। दो व्यूज हैं यहाँ पे। तो दोनों व्यूज को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज दोनों व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। और और हमारे व्यूअर्स को जो आपका प्रोग्राम देखते हैं, उनको भी एक चीज समझने की जरूरत है कि अमेरिका ने क्यों किया। बिकॉज राइट नाउ हम लोग
एक व्यू हमारा ये हो रहा है कि व्हाट राइट हैज एक देश को एक दूसरे देश के ऊपर एक अग्रेशन करने का क्या राइट है, और क्या ये सही तरीका है करने के लिए, और आने वाले वक्त में ये हमको कहाँ पे लेके जाता है। इसका ये मतलब है कि कल अगर चाइना ताइवान के ऊपर भी हमला करे तो क्या वो जस्टिफाइड माना जाएगा, क्योंकि चाइना भी इसको बोलेगा कि ताइवान इज अ थ्रेट, और वो अपनी इसको अमेरिका के साथ मिला हुआ है, और अमेरिकन फोर्सेस को अपने धरती के ऊपर ट्रेनिंग के लिए और इसको बाकी अपने सपोर्ट के लिए रखता है। तो इस टाइप की चीज़ें आपके बाकी एग्जांपल्स में आएंगी। सो आई थिंक एक हम जब जियो पॉलिटिक्स में बात करते हैं एक रूल बेस्ड ऑर्डर की, तो वो रूल बेस्ड ऑर्डर शायद इज नॉट गेटिंग फॉलोड इन टुडेज जो जॉन साहब, आपका क्या ख्याल है, अमेरिका ने जो किया है सही किया है? Forget all that. As a student of strategy, as a student of international law or international politics, आप क्या समझते हैं कि is this brazen violation of international law, or do you believe कि आपने अभी तक जो बात की है वो तो डिप्लोमेट वाली की है कि आपने कोई साइड भी नहीं ली हुई? तो मतलब क्या आपका क्या व्यू है इसमें? ओके, यू आप क्या चाहते हैं मैं कौन सी साइड लूं? जो हक की है। अच्छा, जो हक की है तो देखिए मैं आपके सामने दोनों पक्षों का जस्टिफिकेशन रखूंगा। नहीं 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 नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती जल साहब यहाँ पे। दोनों का यू रखूंगा, हैव टू देखिए अमेरिका। टेक, आप तो कोई फॉरेन ऑफिस नहीं है ना, ठीक है, यू मीट द टॉप मिलिट्री लीडरशिप इंडिया, नहीं नहीं, एवरीबॉडी मैं इन एक इंडिया। अपनी ओपिनियन रखता हूँ। एक मैं अपनी ओपिनियन रखता हूँ, आपको मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ, ठीक है। ओके। चाहे वो बैलेंस्ड है या एक तरफा है, जो दो तरफा है, मैं अपनी ओपिनियन रखता हूँ आपको। पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अ, अ, जो ट्राई टू स्टडी दिस मैन कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप, और जब आप डोनाल्ड ट्रंप को समझ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा उसने ये क्यों किया है। it is nowhere the right it is nowhere the right kind of action which he has taken. I agree with that. Right kind of action, एक अगर आपने एक नेगोशिएशन या बातचीत या कोई और डिप्लोमेटिक प्रेशर डालने की अगर इसके ऊपर कोशिश करी होती तो शायद इसको मैं मान सकता था कि मिलिट्री एक्शन इज ऑलवेज द लास्ट रिजॉर्ट। मिलिट्री एक्शन आई बिलीव इज ऑलवेज द लास्ट रिजॉर्ट, बिकॉज पहले हम बातचीत से चीज़ों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डायलॉग और डिप्लोमेसी से उसके बाद हम देखते हैं। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप का कंसर्न सामने मैं लेके आता हूँ, देन आई गिव माय ओपिनियन। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो नारकोटिक्स का ये जो इसको रीजन वगैरह दे रहे हैं ना, ये रीजन है ही नहीं। नार्को टेररिज्म इज नॉट द रीजन, बट इट इज फॉर अ नैरेटिव बिल्डिंग जो इसको अमेरिका प्ले कर रहा है। The real reason is the influence of China and Russia in Venezuela. और अगर इस चीज को मैं स्टडी करूं, मैं एक्चुअली वेनेजुला तो हम कभी डीपली स्टडी भी नहीं करते थे, बट अभी इन द लास्ट 48 आवर्स जो काफी इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ी, तो एक दो चीजें बहुत सिग्निफिकेंट हैं जो आई थिंक व्यूअर्स को भी जानने की जरूरत है और उसको अंडरस्टैंड करने की। पहली चीज है कि मदुरो जो था उसके पहले भी जो था, बोथ फॉलोड अ सिमिलर पॉलिसी अगेंस्ट अमेरिका, एंड दैट वाज एंटी यूएस। और वेनेजुला आप जानते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आपका ऑयल रिजर्व्स हैं आज वेनेजुला में, उसके पास लिथियम भी है, उसके पास रेयर अर्थ भी है, सब कुछ है वहां पे। अच्छा, अब क्या होता है कि जब आप एंटी यूएस पॉलिसी अपना फॉलो करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट की जरूरत होती है।
आप चाइना की तरफ जाते हैं, आप रशिया की तरफ जाते हैं। रशिया और वेनेजुएला के अगर आप रिलेशंस देखें तो वो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस थे इन टर्म्स ऑफ आपके हथियार आना, S-300 उनके एयरपोर्ट पे लगा हुआ है, रशियन इक्विपमेंट है उनके पास, रशियन मिलिट्री जनरल्स उनके एडवाइजर्स हैं, और बिकॉज़ पैसे की तो कोई कमी, जो आपका चाइना का एंगल है वो प्योरली इकोनॉमिक एंगल था। चाइना ने वेनेजुएला के पोर्ट को डेवलप किया, और जहाँ पर भी चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं वहाँ पे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहाँ चल रहे हैं, पैसा आ रहा है। और चाइना ने अपने HQ-9, जो आपके पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी वेनेजुएला को दिया हुआ है। तो इस टाइप की चाइनीज़ इन्फ्लुएंस थी। अब जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डोनाल्ड ट्रम्प निकालते हैं, और या नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में चाइना इज द मेन एडवर्सरी एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न। और आज चाइना ने एक अपना बेस बना लिया है राइट इन द नेबरहुड ऑफ अमेरिका, विच अमेरिका मनरो डॉक्ट्रिन जो उसकी है 2.0, वो ट्रम्प ने अभी इसको क्यों रिवाइज करी है। और एक उसको ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए था, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी चाहिए थी, एक ऐसा एक उसको एक्सप्लेनेशन ये अपने लोगों को देने के लिए चाहिए था कि हम वी आर गोइंग एज पर द मनरो डॉक्ट्रिन। और मनरो डॉक्ट्रिन बहुत क्लियर है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर वहाँ पे कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आती है जो अमेरिका की सिक्योरिटी को थ्रेटन करती है, तो अमेरिका उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। तो बिल्कुल। अब तो बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। अभी वी आर कमिंग टू द क्रक्स ऑफ द पॉइंट। द पॉइंट हियर इज दैट अमेरिका न्यू के ये जो मदुरो उसकी तो एक्चुअली सुन नहीं रहा था, पहले वाला भी नहीं सुन रहा था, एंड बाइडेन ने बहुत कोशिश कर दी उसको लाइन पे लाने के लिए, उसकी भी नहीं सुनी इसने। ट्रम्प इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, ही सेज अच्छा वो सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो मैं टेढ़ी से निकालूंगा, और फिर उसने वो एक्शन लिया। और जो जितना भी आज चाइना का $100 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो जाया गया वहां पे, और चाइना का HQ-9 और जो भी मिसाइल चाइना ने उसको दिए, आज ट्रम्प के उसमें वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी टेक्नोलॉजी भी निकालेंगे, रशियन इक्विपमेंट की भी टेक्नोलॉजी निकालेंगे। दैट्स आल्सो अ लार्जर कंसर्न फॉर बोथ द कंट्रीज। तो ट्रम्प के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्रम्प का पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई इतना इसके पास रिजर्व्स है, ऑयल है वगैरह, और मैं इसको डोमिनेट करना चाहता हूँ, मुझे ये देना नहीं चाहता, मैं इसको अब फोर्सिबली लूंगा इससे। तो अ, जो ये इसका लूजली अगर हम इसको रशिया यूक्रेन का भी एग्जांपल इसमें अगर हम इसको फिट करने की कोशिश करें तो लूजली एक रशिया और यूक्रेन का, रशिया का भी जो अटैक है वो इसी टाइप का जो यूक्रेन पे हुआ था, क्योंकि नेटो का इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़ रहा था। नेबरहुड में रशिया को अपने सिक्योरिटी की एक्चुअली कंसर्न थे, अमेरिका को सेम कंसर्न है आज। और लेकिन इसको मदुरो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए जो देश सऊदी अरेबिया से भी आगे है, उसके पास इतना ऑयल है। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा 2025 की है, आई एम जस्ट राइटिंग एन आर्टिकल फॉर CNN, वो इसको वेनेजुएला पे, तो वो रिपोर्ट इसको बताती है कि इन 2025 द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्ट्स हैव बीन फ्रॉम वेनेजुएला टू द एंटायर वर्ल्ड, और उसमें चाइना का बहुत ज्यादा शेयर है उस एक्सपोर्ट्स। दूसरा कि चाइना के ऊपर अगर वार करना है तो वेनेजुएला के थ्रू भी कर सकता है, ट्रम्प ने ये सोचा। दूसरा, जो बाकी देशों के लिए इसको वेनेजुएला, अच्छा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रम्प इज वेरी सेंसिटिव टू डॉलर, सिक्योरिटी ऑफ द डॉलर। अब वेनेजुएला क्या कर रहा था, चाइनीज युआन में इसको बेच रहा था ऑयल को, सो दैट वाज इम्पिंजिंग in the last 1 year, dollar has gone down by 9%। और अगर आप इराक की लड़ाई भी देखें, तो बहाना था इसको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है,
वो एक्चुअली ऑयल डॉलर में नहीं बेच रहा था। वो जो गुनाह सद्दाम हुसैन ने किया, वो मदुरो ने भी किया। तो जो अमेरिका की पॉलिसी रही है, ट्रंप हैज गॉन स्ट्रिक्टली एज पर द अमेरिकन पॉलिसी एंड ही हैज ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, वो जानता है कि जहां से पैसा मिलेगा, ये अगर वो पाकिस्तान में भी अगर अपना बिजनेस अपना लगाएगा तो वो भी जानता है कि यहाँ से पैसा मिलेगा। ये अगर वो गजा में भी अपना जो अपनी इंडस्ट्रीज लगाएगा, क्योंकि पीस का जो प्लान उसने वहां पे रखा है, तो वहां पे अमेरिकन कंपनीज आएंगी। यूक्रेन में भी जब उसका पीस हो रहा है, जब वहां पे भी वो अपने अमेरिका, उसने ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लिया यूक्रेन से, एक सहमति हो चुकी है कि मैं अपने अमेरिकन कंपनीज भेजूंगा आपकी इसको रीडेवलपमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, माइनिंग वगैरह एक्सेट्रा। तो ट्रंप इज मिलिटरीली स्ट्रांग टुडे, but he's economically weak. He knows that he has to resurrect the economy, इसलिए उसने टैरिफ वाला भी मामला निकला। बट उसका टैरिफ का जो मामला है वो जमा नहीं उसके लिए, और वो एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं हुआ अमेरिका के लिए। बिल्कुल सही। और काफी जो उस पर रेपरकशंस हो गए, चाइना ने भी उसको रिटेलिएट कर दिया। तो और भारत भी अड़ा हुआ है अपने ये अपने ग्राउंड पर। तो अब जहां पे वो अपने बुलडोज जो कर सकता था उसने किया छोटे मोटे देशों के साथ, बट उसको जहां पे उसको अपोजिशन मिली है वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो अभी वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उसका नारा है, या उसकी जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो कैसे पूरा करेगा मुझे बताइए। तो इसको यही जरिया है पूरे करने का। अब क्यूबा, अब लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर इसका नेक्स्ट टारगेट क्यूबा होगा या कोलंबिया होगा? एंड माय आंसर इज नो, because Cuba and Colombia have got nothing to give to Trump. वो तो भिखारी है। आई मीन उनकी इकोनॉमी नहीं, उनके पास पैसा नहीं, वो क्या देंगे ट्रंप को? अगर वो ट्रंप अपना पूरा एनर्जी और अपनी ताकत उनके ऊपर क्यों जाया करे, मुझे आप बताइए। तो from his point of view it is okay, but from the world point of view I am of the opinion that this was a very very wrong kind of a move, because you cannot enforce your will in this manner, because इसका मतलब है कि आप किसी भी देश पे हमला करेंगे, किसी भी देश को आप अटैक करेंगे, ये वो आपका कहना नहीं मान रहा है। You see, every country has got a right to look at its own national interest and its own foreign policy. भारत को भी आप डिक्टेट नहीं कर सकते कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्या बनाए, पाकिस्तान को भी आप डिक्टेट नहीं कर सकते। तो अगर भारत आपकी बात नहीं मानेगा तो आप उसको भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया। जब भारत ने वो जो सीज फायर वाला मुद्दा इधर उधर चला और ट्रंप की ईगो हर्ट हुई, तो अल्टीमेटली उसने पेनल्टी लगा दी टैरिफ की, इसको रशिया को इसको दिखाने के लिए, भाई आप इसको रशिया से ट्रेड, क्योंकि रशिया के साथ क्या अमेरिका ट्रेड नहीं कर रहा है। You see, the inside story is America is also trading with Russia और चाइना is also trading with Russia। तो आपने चाइना के ऊपर पेनल्टी क्यों नहीं लगाई? तो जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि ये आप अपनी विल को एनफोर्स कर सकते हो, वो कर रहा है। तो ये फाइनल आर्गुमेंट मेरी है, और मैं इसको आपको अपनी ओपिनियन देता हूं, दैट आई डोंट सपोर्ट दिस एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जन साहब, आज सुबह मैं देख रहा था, असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बड़े मुसलमान लीडर हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने कह दिया कि मोदी साहब आपकी तो 56 इंच की छाती है और ट्रंप सरकार से आप बड़ी इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, तो अगर वो जाके अमेरिका वेनेजुएला से अमेरिका वहां का सदर उठा के लेके आ सकते हैं, तो आप इतना सा काम नहीं कर सकते? तो डू यू थिंक इंडिया, जन साहब, ये जो बात उन्होंने की है ये ठीक की है? कभी इंडिया के अंदर इस तरह की सोच आई है कि हमें जाके ऐसा ऑपरेशन करना चाहिए कि पाकिस्तान से किसी भी ऐसे रैंडम बंदे को, जो व्हाट इंडियंस कॉल के जी मसूद अजहर है, दिस दैट जो भी है, उसको वहां से उठा के लें और हम ये कर लें, अगर ऐसा ऑपरेशन हम कर सकें? डू यू थिंक इंडिया कैन डू दिस? इंडिया विल डू दिस? हैज इंडिया considered this as an option? और ये जो वैसी साहब ने बात की है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में की है? आपकी क्या राय है?
Let me know your viewpoint, then I'll give you my viewpoint. मेरा ख्याल है इंडिया कभी सोच भी नहीं सकता ये। Okay. और आगे? मेरा ख्याल है इंडिया सोच भी क्या है, इंडिया के कभी दिमाग में ये आइडिया भी नहीं आ सकता, बिकॉज मैं तो जो सिस्टम पाकिस्तान के देख के आया हूँ, इंडिया से अगर कोई चीज फ्लाई करती है तो वो 600 किलोमीटर अंदर भी हमें नजर आ रहा होता है कि वहां पे क्या फ्लाई कर रहा है। तो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेडार्स, तो एक सेकंड में वो तो यार चीज। वो स्ट्रॉन्ग रडार्स तो आपने देख ही लिया कि सिंदूर में क्या हुआ आपके रडार्स के साथ। तो लड़ाई में तो कुछ भी हो जाता है, वो हाँ, तो तो वो तो बहुत। आपके एयर बेसिस तक आप हमारे ब्रह्मोस तक को नहीं रोक सके। चलो, यू सी, लेट्स नॉट गेट गिरा दिए और S-400 तबाह कर दिया, वो बात है। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ इस 400 को, बट वही जो प्रोपेगेंडा नैरेटिव आपकी वॉर आपके कंट्री में चल रही है, तो इसको ट्रम्प की प्रोपेगेंडा बारे में आ गया। आप भी खुश रहे कि आपने बहुत कुछ किया, बट ग्राउंड रियलिटी तो वी आल्सो नो इट। तो बात ये है कि जब मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता हूं जो ट्रम्प ने किया है, और जो एक्चुअली मेरी सोच है, तो मैं इसको मेंटेन करूंगा कि इंडिया विल आल्सो नेवर डू अ थिंग लाइक दैट। जब आप एक ऐसी चीज करते हैं, देन यू हैव डिक्लेयर्ड अ वॉर, एंड देन यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर। अब जो सिचुएशन वेनेजुएला की है और यूएसए की है, आप उसको टेम्पलेट नहीं कर सकते इंडिया पाकिस्तान में। यही एक्चुअली ओबेसी जी अपने गलती करें, बिकॉज ही इज अ पॉलिटिकल मैन, ही इज मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ही हैज नो आइडिया ऑफ द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द टू कंट्रीज, he has no idea of the geography, he has no idea how the dynamics between India and Pakistan work। देखिए, वेनेजुएला की 1 लाख की फौज है। इसको वेनेजुएला के पास पूरी जो फौज है उसकी पोलिटिकलाइज्ड है। मदुरो उसको कंट्रोल करता है, और जिस टाइप की उसकी फौज की ट्रेनिंग है, वो एक जो अमेरिका के साथ 1 घंटा भी नहीं टिक सकती वो फौज। और दूसरा है कि इसको ना तो फायर पावर है, ना तो एयर पावर है, ना तो नेवल पावर है। अगर इसको अमेरिका इसका पूरा ब्लॉकेड कर दे, जो अमेरिका ने किया शुरू में, अमेरिका ने इनका इसको इकोनॉमिक ब्लॉकेड अपना कर दिया था, इनकी जितने भी ऑयल टैंकर्स थे उनको जब्त कर दिया था। क्या कर लिया इस वेनेजुएला ने, जब उनके ऑयल टैंकर्स को 2 ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया, कुछ नहीं कर सके। सो the ground realities are different. America is too powerful a country for Venezuela. ये अमेरिका चाइना के साथ नहीं करेगा, कोई और इसको रशिया के साथ नहीं करेगा, कोई और सुपर पावर के साथ नहीं करेगा। ये वेनेजुएला के साथ ही कर सकता है, एंड ही कैन गेट अवे विद इट आल्सो। तो जो ग्राउंड रियलिटीज अलग है, हमको सिचुएशंस को, दो अलग अलग सिचुएशंस को हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए आई डोंट एग्री विद व्हाट ओबेसी जी सेइंग, बिकॉज ही इज ओनली मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट टू हिट बैक एट मोदी, और कोई भी उसका मकसद नहीं। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज नॉट अ स्ट्रेटेजिस्ट, he is not part of the foreign policy, he is not a foreign policy expert or a military expert, he is just speaking from a political expert point of view। एक political statement दिया है, उसको बीजेपी वाले उसका जवाब देंगे। अच्छा अजल साहब, एक आखिरी सवाल। जयशंकर साहब ने अगले दिन कहा पाकिस्तान एक बैड नेबरहुड में मिली है, तो ये सवाल जो है बैड नेबरहुड का, अगर सही मानों में अगर देखा जाए तो हर मुल्क इंडिया के बारे में भी यही कहता है। पाकिस्तान से इज द सेम कि बैड नेबरहुड है, मतलब अपने आप को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, हेजमोनिक एम्बिशंस रखता है। बांग्लादेश वाले आज कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, मालदीव श्रीलंका के अंदर भी इंडिया आउट कैंपेन चली। ये मौजू साहब आए, उन्होंने सारी इंडिया की फौज निकाल दी वहां से, उन्होंने कहा बाहर निकले यहाँ से। तो इन अदर वर्ड्स के वो सवाल तो यही पैदा होता है कि ये बैड नेबरहुड है। तो जो जयशंकर साहब कह रहे हैं वो सारे मुल्क इंडिया के बारे में बोल बोल के पहले ही कह चुके हैं। तो ये क्या, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, रादर देन सेइंग कि उनको बैड नेबरहुड मिली है, इंडिया जाके साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में अपने मसले हल कर सकता है कि मैं इधर भी ये कर दूंगा, उधर भी वो कर दूंगा। तो इंडिया को चाहिए नहीं है कि ये बैड नेबरहुड के ताने देने की बजाय दे शुड नीड टू सिट विद पाकिस्तान। या कि आप समझते हैं कि जयशंकर साहब भी ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं,
असल पॉलिसी तो ऊपर दोवल साहब, मोदी साहब, अमित शाह साहब बनाते हैं। तो इन्होंने भी तो फॉरेन ऑफिस चलाना है ना, तो फिर इस तरह की बातें संडे इतवार के दिन शाम को यूनिवर्सिटी में बैठ के कर दी, ताकि बीजेपी हेडक्वार्टर उसको प्ले करता रहेगा और नौकरी के अगले 4 साल और चलते रहेंगे, 3.5 साल। अंदर से आप हंस रहे हैं, कह रहे हैं सही पहुंच गया चीमा, लेकिन जनरल साहब क्या समझते हैं आप इस बारे में? नहीं, आई अप्रिशिएट योर सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा है। तो तो इसको बात ये है, चीमा साहब, you and me are from two different countries who are at war, but still we are talking. Our countries are not talking to each other. और जब हम फ्रेंडली नेबर की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन मैं आपको पोज करता हूं, दैट आर यू अ फ्रेंडली नेबर? मैं इसको डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ श्रीलंका की तरफ, मैं इसको नहीं ले जा रहा हूँ, नेपाल की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ, वो एक सेपरेट अपना डिस्कशन है, हम उसके ऊपर जा सकते हैं बाद में। आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। अगर जो जयशंकर जी ने स्टेटमेंट दिया है विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, आई वांट टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, दैट पास्ट हिस्ट्री को आप अपने, यू आर अवेयर ऑफ द पास्ट हिस्ट्री, you are aware that what happened in the parliament attack, you are aware what happened in Mumbai attack, and you are aware what happened in Pulwama, you are aware what happened in Pathankot. I mean, so many instances are there. Are you a friendly neighbor? ऑब्वियसली हम फ्रेंडली नेबर हैं, इसमें जनरल साहब कौन सी कोई रॉकेट साइंस है? ये तो अगर आप फ्रेंडली हैं, तो ये जो सारे अटैक जो मैंने आपको अभी गिनवाए हैं, क्यों हुए हैं? नहीं, तो जो मेरे पास इस साल मेरे पास 1000 अटैक हुआ जिसमें इंडियन प्रॉक्सीज इन्वॉल्व हैं, तो मैं तो वो भी अगर वो शुरू करूंगा फिर आई एम आस्किंग यू, अफगानिस्तान में बैठ के आप वहां पे बैठ हिंदू अफगान रिसर्च सेंटर खोल रहे हैं जहां पे 25 हिंदू रहते हैं इंडिया के अफगानिस्तान में, एक बंदा मारा गया है, इंडिया सस्ती जंग लड़ रहा है आजकल। नहीं चीमा साहब, आप पिंग पोंग खेल फ्रेंडली है, बिकॉज मैं भी इसको मैंने आपको जो एक क्वेश्चन पोस्ट किया है, मैं भी क्वेश्चन ही डोंट प्ले पिंग पोंग विद मी, कि भाई आप नहीं, अच्छा आप बात करें तो ठीक है, मैं करूं तो पिंग पोंग? नहीं, आई हैव आस्क्ड यू वन सिंपल क्वेश्चन। तो मैंने भी सर वही बात की ना, आपने मुझे सिर्फ शो मी द टेस्टिमनी दैट यू वांट टू बी अ गुड नेबर। मुझे एक बात बताएं, शो मी नहीं, मुझे ये बात बताएं, इस को अगर आप कुलभूषण यादव भेजें बलोचिस्तान में, नेटवर्क बनाएं, आप यहाँ पे प्रॉक्सीज को फंडिंग करें, बीएलए को आप फंडिंग करें, बलोचों के बारे में पूरे टीवी स्टेशन आपके बैठ के बलोचों को बिठा के पाकिस्तान के खिलाफ सारा टाइम प्रोपेगेंडा करता है, इंडियन मीडिया लाइव चलाता है सारा कुछ, मतलब आप लोग क्या नहीं अफगानिस्तान में बैठ के यहाँ पे प्रॉक्सीज को सपोर्ट करें? इज दिस अ फ्रेंडली नेबर? मैं अब आपसे ये बात करूं, फिर मैंने तो सिंपल सी बात की, सोल्यूशन ओरिएंटेड, आपने मुझे पोक किया, फिर मैं ऐसी बात तो करना नहीं चाहता था। No. As you give, you will get. It's as simple as that. अगर so आप in your case, नहीं, अगर आप हमको तंग करेंगे, तो हमारे पास भी जरिए हैं आपको तंग करने के लिए। तो see, the point is not this in this discussion. The point is, do you want to go ahead? ये आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, तो आपके लीडर ने फैसला करना है, हम तो आपके लीडर्स को बताइए ना, आप अपने फ्रेंड जो आपके जल मुनीर हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके जो है, तो आप उनसे इसको बात कीजिए कि भाई अगर वो ऐसी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स ही देते रहेंगे, वेयर इज द ग्राउंड टू टॉक देन? तो ये तो आपका वजीर-ए-आज़म रोज देता है कि अब पाकिस्तान की यूथ को कहता है, मैं बोल रहा हूँ कि जब वहां से स्टेटमेंट्स आएगी तो यहाँ से भी आएंगी। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आप और मैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं चीज पे डिस्कस करके, बिकॉज ये इसका नतीजा तो कोई निकलने वाला नहीं है। बट आई कैन ओनली से वन थिंग एज वेल मीनिंग पीपल, दैट नो कंट्री कैन प्रोग्रेस व्हेन देयर इज एन एनवायरनमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इसको मैक्सिमम, आपकी फौजें भी लगी हुई, हमारी भी फौजें लगी। आज दौर क्या चल रहा है, आज हम इसको बात करते हैं कि भाई हाँ भाई ड्रोन्स खरीद रहे हैं, मिसाइल हमने खरीद लिए हैं, हमने एयर डिफेंस लेना है। आप पूरा जो हमारा बजट है इसी के ऊपर चल रहा है आजकल, और आपका भी चल रहा है। तो बिल्कुल डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ मिलेगा आपके? वन लास्ट क्विक क्वेश्चन, ये जो पाकिस्तान ने कल तैमूर सिस्टम का तजर्बा किया है, इंडिया ने पिनाका का तजर्बा किया है,
how do you see this? ये क्या, अगर एक क्विक आंसर प्लीज इसका कर सकें. अगेन मिसाइल रेस में हम एंटर हो रहे हैं, ये मतलब मीडियम रेंज या क्या? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? डेफिनेटली देखिए जी, अब आज का जो दौर ऐसा चल गया है कि पीपल आस्क मी दैट व्हेन इज द नेक्स्ट वॉर विद पाकिस्तान, बिकॉज जब हम अगर वॉर ही की बात कर रहे हैं तो आपके मिसाइल टेस्ट तो होंगे ही होंगे, बिकॉज वी आर इन एनवायरमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और जब एक कॉन्फ्लिक्ट का एनवायरमेंट आपका अगर बढ़ता ही जाएगा तो एक दिन आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, मुझे कोई डाउट ही नहीं है उसके बारे में। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि आज मैं अगर आपके चैनल पे आया हूं, आई हैव नॉट कम हियर टू फाइट विद यू। देयर आर मेनी पीपल इन माय ओन कंट्री हु विल बी अब्यूजिंग मी कि सर आप चीमा के चैनल पे क्यों जाते हैं। इसको मेरा ये मकसद है कि यू सी आई एम नॉट bothered about what people say, but हमारा एक कौन से, if I am coming to your channel, you are also discussing with me and we are not fighting with each other, we are listening to each other and हमारे व्यू पॉइंट्स बेशक अलग हो सकते हैं, हमारा थॉट बेशक अलग हो सकते हैं, बट at the end of the day you both of us want relations should improve. True. So there has to be some ground, and I am sure that it sooner or later it should happen. लेट्स सी जन साहब कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, बट आपकी बात सही है कि द पीपल और जो लोग हैं वो बात करना चाहते हैं, इंगेज करना चाहते हैं, हम तो करना चाहते हैं, वही सीधी सी बात है। हमें तो बहुत शौक है, मैं तो सिंपली ज़ाती तौर पे कहूँगा आई रियली वांट के बॉर्डर्स खुलें, हमें भी मौका मिले इंडिया देखने का, चीज़ें बेहतर हों, वहाँ के लोग यहाँ भी आएँ, हम वहाँ जाएँ, बिजनेस हो, कारोबार हो, चीज़ें बेहतर हों। लेकिन देखते हैं, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं देना चाहता एट दी एंड, बिकॉज अच्छे नोट पे ख़त्म करना चाहिए। लेकिन लोग चाहते हैं, जनरल पब्लिक एट लार्ज चाहती है, बाकी लीडरशिप ने अपनी लीडरशिप दिखानी है कि वो क्या लीडरशिप दिखाते हैं दोनों साइड से। थैंक यू वेरी मच मेजर जनरल डॉक्टर रज़ान कोचार साहब, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू, It was a pleasure. Thank you. थैंक यू।